नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। और आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे वो आपके टोटल जो है वो वीवीआई है। और बिल्कुल मैं उसमें विस्तार से बताया हूं। अगर आप देखोगे तो आपको उस तरह से क्लास में भी नहीं पढ़ाया गया होगा जिस तरह से मैं आज ये बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और मैं बता दूं, जो भी मेरी क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत टोटल क्लास कर रहे हैं उनको मिनिमम तो 70% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। बस बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक क्लास कर रहे होंगे, टोटल क्वेश्चन जो है वो आप याद कर रहे हैं, तो मिनिमम 70% मार्क्स आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं, उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप इतना ही सोचिए कि आप पूरे यूट्यूब में जाके देखिए कि एक दिन में क्लासेस की वीडियो 2 से 3 कोई यूट्यूबर ऐसा है जो दे रहा है। ठीक है, कोई नहीं है पूरे यूट्यूब में जो बिहार बोर्ड के लिए 2 से 3 क्लासेज करवा रहा हो। ठीक है, एक क्लासेज भी आपको 2 से 3 दिन पे करवाया जाएगा और कोई आपका अपडेटेड नहीं रहेगा कि आज दी जाएगी तो कब दी जाएगी। और फिर भी आप लोग ऐसा नेगेटिव कमेंट करते हैं और वीडियो शेयर नहीं करते हैं, तो अपने आप में थोड़ा ख़राब लगता है। खैर कोई बात नहीं, बस आप लोग की मैं तो कर रहा हूँ ताकि बहुत लोग लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, इससे है कि वो लोग तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले आए। बस आप लोग पर डिपेंड करता है आप लोग कितना याद करते हो और एग्ज़ाम में जाकर कितना लिख पाते हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटम पे आपको समरी लिखनी है। ठीक है, समरी लिखना है और ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के जो हैं वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप जो है क्लासेज वो बिल्कुल ध्यान से कीजिए, ताकि मैं आपको समझाता चलो यहाँ पे। और आप अगर 2 से 3 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको नोट्स बनाने की भी इंग्लिश और हिंदी की खासकर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग सिर्फ समझ लोगे, बस उतना ही हो जाएगा। आइए क्लास शुरू कर लेते हैं। Ode to Autumn is a short poem composed by John Keats। Ode to Autumn जो है वो एक शॉर्ट पोएम है जो लिखी गई है, जो रचित है किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा। John Keats is known John Keats is known as one of the romantic poet ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉन कीट जो है वो किस रूप में जाने जाते हैं? एक जो है अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक पोएट के रूप में, रोमांटिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, रोमांटिक कवि में से एक है। ही सेंसुअस एज वेल एज सेंसुअल। अब जानेंगे आखिर सेंसुअस क्या होता है और सेंसुअल क्या होता है। देखिए, सेंसुअस डबल मीनिंग देता है और ये भी आपका डबल मीनिंग देता है। अगर पोएट के रूप में बात करें, सेंसुअल पोएट या सेंसुअस पोएट का मतलब हो जाता है कि ऐसी कविता, ऐसी पोयम जो कि है पूरे आपके शारीरिक बॉडी को झकझोर कर रख देता है, यानी आप बिल्कुल उसके प्रति मोहित होकर आप सुनने लगते हो, वैसी पोयम। ठीक है, वो आपका सॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि सेंसुअस या सेंसुअल मैन बोला जाए या सेंसुअल वोमन बोला जाए तो वो आपका नेगेटिव मीनिंग दे देता है। इसलिए किसी को ऐसे बोलना मत, यू आर सेंसुअस पर्सन। सेंसुअस मीन्स हो जाता है कामुक दृष्टि। ठीक है ना, सेक्सुअल मीन्स हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा सेंसुअस पर्सन कोई आपको बोल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। समझ गए? ही सेंसुअस एज वेल एज सेंसुअल, यानी बोला जा रहा है जॉन किट्स जो है वो सेंसुअस है, साथ ही साथ जो है सेंसुअल भी है। मीन्स सेंसुअल पोएट, यानी कि वो जो है ऐसी कविता लिखते हैं जिससे सुनने वाला बिल्कुल उनकी तरफ जो है एकाग्रचित होकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगता है। ही हैज़ अर्नड अ फाइन रेपुटेशन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। शॉर्ट स्पैन का मतलब होता है अल्पकाल। ठीक है, यानी उन्होंने थोड़ी अपने जीवन के थोड़े ही समय में एक अच्छी खासी रेपुटेशन बनाई, एक अच्छी खासी अपनी जो है पहचान बनाई, बहुत ही छोटे समय काल में, अल्पकाल में। ठीक है, क्योंकि वो सेंसुअस थे और सेंसुअल थे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इन दिस पोएम ही डिपिक्ट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटम। यानी देखिए, डिपिक्ट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को पिक्चराइज करना, यानी आपको एक पिक्चर को अगर अच्छे से समझाया जाए तो उसको बोलते हैं डिपिक्ट। किसी चीज़ को समझाने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है, एक ड्रा किया जाता है, यानी इस तरीके से समझाया जाता है कि उसकी तस्वीर आपके दिमाग में उभर जाती है, तो उसको बोलते हैं डिपिक्ट करना। ठीक है, in this poem, he depicts the beauty of nature and characters
स्प्राइट ऑफ ऑटम, यानी इस कविता में उन्होंने किसकी सुंदरता बताई है, तो इस प्रकृति की सुंदरता बताई है। और जो ऑटम ऋतु है, जो ऑटम का सीजन है, उसके भी जो फीचर्स हैं, उनके जो खासियत है, उनका वर्णन किया है कि ऑटम आखिर क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छी ये पोयम लिखते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं फ्रूट्स ग्रोज ऑन ट्रीज, जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, वो क्या है, पौधे पर उग जाते हैं। किस सीजन में, इन दिस सीजन फ्रूट्स ग्रोट ऑन ट्रीज, यानी कि इस सीजन में, ये जो ऑटम का सीजन है, इसमें पेड़ पे जो है फल क्या है, उग जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दिस डेज इज वेरी प्लीजेंट, इन दिनों जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो बहुत खुशनुमा होता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंड होता है, बहुत खुशनुमा होता है। देयर इज नीदर NEITHER, ठीक है, देयर इज नीदर, जो मैं बोला हूँ, देयर इज नीदर टू मच हीट और नॉर विटरली कोल्ड, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और न ही कांपने वाली ठंड होती है। कांपने वाली ठंड जो होती है ना, उसको बोलते हैं बिटरली कोल्ड। ठीक है, बिटरली हीट नहीं बोल सकते, गर्मी को बोलते हैं टू मच हीट, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पसीने टप टप करने वाली गर्मी, उसको बोलते हैं टू मच हीट। और कपकपाने वाली ठंडी, जिसमें आपके दांत हिलने लगते हैं, उसको बोलते हैं बिटरली कोल्ड, कपकपाने वाली ठंड। द एयर ब्लोज फ्रेश एंड फ्रेंडली, यानी हवा जो बहती है ऑटम में, वो बहुत ही फ्रेश होती है, ताज़ी बहती है और दिल को ठंडक पहुंचाने वाली, दिल को सुकून देने वाली वैसी हवा बहती है, उसी को बोलते हैं फ्रेंडली। ठीक है, वर्ड सिंग, पक्षियाँ क्या करती है, गाने लगती है। वर्ड सिंग एवरीवेयर, हर जगह पक्षी की चहचहाने की आवाज़, अच्छी आवाज़ आने लगती है। पक्षियाँ इस सीजन में एक गाना गाने लगती है। पीपल आर हैप्पी एंड हेल्दी, इस सीजन में लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, वो खुश होते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। क्योंकि गर्मी में भी बीमारी होती है, ठंड में ठंड लग जाती है, गर्मी में तरह तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं, मलेरिया आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, वो आ जाते हैं गंदगी के कारण। लेकिन यही एक सीजन है जिसमें लोग का जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत अच्छा होता है। In this season, the nature appears. In this season, the nature appears. इस सीजन में जो प्रकृति है वो कैसा प्रतीत होता है, तो appears to be calm and cool, यानी नेचर भी बिल्कुल शांत और सरल स्वभाव का आपको दिखता है, बिल्कुल कूल स्वभाव का, बिल्कुल काम लगता है। ठीक है, बहुत खुशनुमा होता है। ऑटम सिंबलाइज जिस द मैच्योरिटी ऑफ मिडल एज लाइफ, यानी ऑटम जो है वो किसके सिंबलाइज करता है, किसका एक उदाहरण देता है, जैसे कि मिडिल एज लाइफ, यानी मिडिल एज लाइफ की जो मैच्योरिटी होती है, वैसा ही आपका ऑटम होता है। कहने का मतलब बचपन और बुढ़ापे के बीच का जो एज होता है, जो कि बहुत खुशनुमा एज होता है, उसी तरीके से ऑटम जो है, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी देता है, ना ज़्यादा ठंड देता है। उसी तरीके जैसे कि जीवन होता है, बीच में जो मिडिल एज होता है वो बहुत अच्छा होता है, बचपन और बुढ़ापा जो है वो तकलीफ दे होता है। Whereas a spring symbolize the one set of life youth period, अगर बोला जाए कि अगर ये ऐसा है तो स्प्रिंग की बात की जाए, यानी स्प्रिंग सीजन जो है वो किसका वर्णन करता है, तो स्प्रिंग सीजन जो है वो जो है वन सेट ऑफ लाइफ यूथ पीरियड, यानी कि आपकी यूथ की दिखाता है स्प्रिंग सीजन, जब आप युवा होते हैं। बोथ हैव देयर ऑन चार्म्स, सभी का अपना अपना खूबसूरती है, सभी की अपनी अपनी खूबसूरती है दोनों की। एंड बोथ are relevant to human life because change is rule of nature and life, और दोनों जो है वो मानव की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। बिकॉज चेंज इज रूल ऑफ नेचर एंड लाइफ, क्योंकि बदलाव जो है वो प्रकृति का, साथ ही साथ आपके जीवन का भी नियम है। तो इस तरीके से आपको देखें कि ऑर्डर टू ऑटम आपके दिमाग में बस गया होगा। अगर आप ये, मेरी गारंटी है कि अगर ये 2 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल इजी भाषा में मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको। अब ऑर्डर टू ऑटम अगर हिंदी में लिखना रहता तो आप लोग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश वर्ड है तो मैं समझा दिया हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
डाउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट है आपका अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये भी आपका समरी है, और समरी इसलिए भी ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि समरी से क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद जो है 80% तो ऑब्जेक्टिव आपके समरी से क्लियर हो जाते हैं। अगर आप समरी की हिंदी अगर ध्यान से सुन लेते हो तो ऑब्जेक्टिव 80% तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है, यानी जो बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अ चाइल्ड इज बोर्न इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक सेक्स एंड डेस्टिनी, यानी अब पूछा जाएगा कि अ चाइल्ड इज बोर्न क्या है, तो क्या है आप बता सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट है जो कि सेक्स एंड डेस्टिनी नामक बुक से ली गई है। यानी एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कुछ छोटा सा अंश या छोटा सा छंद या छोटा सा पार्ट, यानी अ चाइल्ड इज बोर्न जो है वो किसी बुक से ली गई है, ठीक है, जिस बुक का नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी, और उसी का ये एक छोटा सा हिस्सा है। द पॉलिसीज द ह्यूमन फर्टिलिटी, यानी इसमें किसके बारे में बताया गया है, मानव का जो जन्म होता है, ठीक है, कहाँ कैसे होता है, ईस्ट और वेस्ट में, ये आपका समझ यहाँ पे दर्शाया गया है। दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय फेमस फेमिनिस्ट राइटर, यानी यह कविता जो है एक महिला लेखक के द्वारा लिखी गई है जो काफ़ी फेमस है। उनका नाम है, वो ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया जर्मन ग्रेयर, यानी उनका नाम है जर्मन ग्रेयर, ठीक है, उन्होंने ये लिखा है। इन दिस एसे, यानी अब पूछा जा सकता है अ चाइल्ड इज बॉर्न क्या है, तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो क्या है, एक एसे है, ठीक है, ध्यान देखने से यही बात होती है। सी इज थ्रूली एग्जाम द कल्चरल, सी इज थ्रू एग्जाम द कल्चरल कल्चरल आगे क्या लिखते हैं, कल्चरल पेक्युलरिटीज। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, पिक्युलरिटीज। पिक्युलरिटीज मीन्स होता है क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ, यानी विशेष प्रकार का जो क्वालिटी होता है, गुण होता है, एक विलक्षणिक गुण होता है जो औरों में नहीं होता है, यानी किसी को किसी से अलग करने की जो क्वालिटी होती है उसी को बोलते हैं पिक्युलरिटी। ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। पिक्युलरिटीज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट regarding childbirth and parent child relationship, सॉरी, यानी वो क्या करती है, इसमें जो है जो कल्चर, जो सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, जो अंतर है ईस्ट और वेस्ट में, यानी जो यहाँ की सभ्यता और वेस्ट की सभ्यता में जो बच्चे की जन्म लेने की प्रवृत्ति में जो डिफरेंस है या पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में जो डिफरेंस है उनको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, वो कैसा रिलेशनशिप वहाँ होता है और यहाँ कैसे बच्चे का जन्म होता है, सब कुछ यहाँ पे दोनों की विशेषता अलग अलग तौर पे बताई गई है। एन एक्सपेक्टिंग वुमन हैज़ टू गो टू हर मदर्स हाउस टू गेट डिलीवर्ड ऑफ हर चाइल्ड, यानी कि जैसा कि उम्मीद किया जाता है कि कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो वोमेन हैज़ टू गो टू हर मदर्स हाउस, यानी उन्हें अपने मायका जाना पड़ता है, अपनी माँ के घर जाना पड़ता है, टू गेट डिलीवर्ड ऑफ हर, अपने बच्चे का जन्म देने के लिए, टू गेट डिलीवर्ड ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चे का जन्म देने के लिए उन्हें मायके जाना पड़ता है। सी हैज़ टू स्टे देयर फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, यानी उन्हें जो है वहाँ कम से कम 3 महीनों तक क्या होता है, रुकना पड़ता है, ठीक है, किनके अनुसार, ये जर्मन ग्रेयर बोल रही है। व्हेन द चाइल्ड इज 7 डेज, जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है, when the child is 7 days old, a new dress is bought both for the child and his mother। आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तो 7वें दिन छठी होती है, ठीक है, इंडियन, यानी हम लोग को जो बिहार में जो प्रवृत्ति है उसी को बोला गया है कि जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, नया कपड़ा पहनाया जाता है, नया कपड़ा खरीदा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि छठी के बाद ही नया कपड़ा पहनाया जाता है। न्यू ड्रेस इज बाउट बोथ फॉर द चाइल्ड एंड हिज मदर, यानी बच्चे और माँ दोनों के लिए नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उससे पहले नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता है छोटा बच्चा को, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है।
This practice increases this practice increases this practice increases the sense of security of an expectant mother, and removes all the worries associated of with चाइल्ड। यानी ये जो प्रक्रिया है, ये जो ठीक है, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो रिवाज है, दिस प्रैक्टिस, ठीक है, ये जो रिवाज है, ये सारी चिंता जो है वो खत्म कर देती है कि बच्चे के ऊपर कोई भी अब खतरा ना नहीं है और ना ही उसकी माँ पे कोई खतरा है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से ये किया जाता है। दिस वेज आर कलेक्टिवली एंड कल्चरली एक्सेप्टेड वंस। ये जो है प्रवृत्ति है, ये सांस्कृतिक रूप से और सामूहिक रूप से सभी के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है और शुरू से ये परंपरा जो है वो चली आ रही है। नो डाउट आगे लिखेंगे, नो डाउट मॉडर्न मेथड हैव रिड्यूस्ड द मॉर्टेलिटी ऑफ मदर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। देखिए, बोला जा रहा है कि कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये जो मॉडर्न मेथड है, जो नया परंपरा है बच्चे को जन्म देने का, पहले क्या होता था कि घर में ही बच्चे को पैदा किया जाता था, यानी कि कुछ लोग मिलकर वहाँ पे करते थे। लेकिन अब क्या है, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, देखे होंगे सीजर हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो इससे क्या हो रहा है कि ये हैव रिड्यूस द मॉर्टेलिटी ऑफ मदर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यानी मोडलिटी मिस होता है कि इससे क्या होता है कि बच्चे और माँ की जो मृत्यु दर है उसमें कमी आती है। ठीक है, इससे क्या आती है, कमी आती है, ये एक अच्छा चीज़ है। बट दे लेकिन वे लोग हैव डिप्राइव्ड देम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड बर्थ। यानी वे लोग जो है यहाँ पे डिप्राइव करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस, यानी चाइल्ड बर्थ से जो एक महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस होता है उससे। द होल प्रोसेस हैज़ बिकम मैकेनिकल। यानी अब जो है पूरी प्रक्रिया क्या हो चुकी है, मैकेनिकली हो चुकी है। ठीक है, मशीनरी हो चुकी है। चाइल्ड बर्थ नो लॉन्गर रिमेन्स अ फैमिली अफेयर एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेबरिंग सेलिब्रेशन। यानी यानी बच्चे का जन्म हो जाता है तो घर में जो किसी का झगड़ा होने का जो वजह होता है वो खत्म हो जाता है। यानी बच्चे के जन्म से पहले बोला जाता है ना कि अभी तक शादी हो गए, बच्चे नहीं हुए, लेकिन चाइल्ड बर्थ जो है नो लॉन्गर रिमेन्स अ फैमिली अफेयर कहने का मतलब कोई पारिवारिक झगड़ा वगैरह सब क्या है वो अब नहीं रह पाता है। एंड एन ऑब्जेक्ट नेबरिंग सेलिब्रेशन, और एक कारण बन जाता है पूरे नेबर का, पूरे पड़ोस का एक सेलिब्रेशन का, एक उत्सव का। ठीक है, यानी इस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को होकर, ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखी है। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट में अंतर समझाया है कि कहाँ कैसे होता है, माँ को प्रेगनेंसी के दौरान कैसे अपने मायके जाना पड़ता है, उन्होंने जो देखा वो उन्होंने लिखा है। तो आई थिंक आप लोग को दोनों समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्लास करते रहें और आपको नो डाउट, अगर आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक क्लास कर रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या स्किप करके वीडियो देखते हैं, तो वो अपनी ही वहाँ पे जो वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो ईमानदारी पूर्वक क्लास कर रहे हैं, जो मेहनत से क्लास कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं क्लास को, ठीक है ना, मैं इतना बोलकर मुझे अगर करना रहता तो मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही दे देता ना, बोलता जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। समझाता क्यों, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सके, आपको याद हो सके, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो सके। तो अब डिपेंड करता है कि इसमें ईमानदारी पूर्वक क्लास कितने करते हैं। मेरे ख्याल से जितने वीडियो देखते हैं उसके 20% यानी 100 में 20 लोग ही ऐसे हैं जो पूरी वीडियो देखकर क्लास करते हैं, बाकी सब स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं। तो एग्जाम में भी उनका भी स्क्रीनशॉट होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।